आज आका के नारे लगाओ सभी, आज दुनिया में आए हमारे नबी, आज दुनिया में आए हमारे नबी, आज आका के प्यारों की ये ईद है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे का मीलाद है। आज खुश है जहां, रब की रहमत का हमको सफीना मिला, रब की रहमत का हमको सफीना मिला, खुल्द का रास्ता है नबी की विला, खुल्द का रास्ता है नबी की विला। आज यूसुफ भी आए हैं मीलाद में, हुस्न के उस सरापे का मीलाद है। आज खुश है जहां, आज मीलाद में जो है आए हुए, आज मीलाद में जो हैं आए हुए, रब के महबूब के हैं बुलाए हुए, रब के महबूब के हैं बुलाए हुए, घर में जिसके सभी नूर वाले रहें। वाह वाह, क्या बात है। आज उस नूर वाले का मीलाद है, आज खुश है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत सैयद अरबाज शाह, बहुत ही ज़बरदस्त कलाम भी बहुत अच्छा, और ये तर्ज जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। इस पे जब भी कुछ पढ़ा जाता है दिल को लुभाता है। आप एक्सप्रेसो 12 रबीउल अव्वल का ये ख़ास प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। मैं इमरान हसन हूँ और अरमला मेरे साथ हैं। हम बाकायदा तौर पे आगाज़ तो कर ही बैठे। आज सिर्फ हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बात करनी है। हमने क्या बात करनी है, एक कोशिश की जा सकती है। वो दाना सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़िरोग़े वादी सीना, और कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। सो ज़िक्र उसी पाक हस्ती का है जिनके होने से सब कुछ होना है, और जिनकी आज विलादत बासादत का अहम और ख़ूबसूरत दिन है। बिल्कुल, और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों की बात की जाए तो रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, और साथ साथ फ़िज़ाएँ दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर हैं। मसाजिद हों, सरकारी और गैर सरकारी इमारतें हों, गली कूचे हों, सड़कों पर शानदार चिराग का एहतमाम भी किया गया है, और घरों को बहुत खूबसूरती से बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई के लिए मिलाद की महफिल का इनकाद भी किया जा रहा है, जिसमें उलमाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और तालीमात को उजागर भी करेंगे। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर सरकारी सतह पर पहली बार जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। वफाक और सूबाई दारुल हुकूमतों में तारीखी तकरीबात का इनकाद भी किया जा रहा है। बिल्कुल, और इन तकरीबात के हवाले से आपको बताएं तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज़, नातिया और हमदिया कलाम भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में मुनक़्क़दा एक तकरीब से खिताब करेंगे, और चंद दिन पहले आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया गया था, जिसके ज़रिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों और बड़ों को पढ़ाने का तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, वज़ा किया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ज़हीन और जो गरीब बच्चे हैं
उनको रहमतुल्लाह आलमीन स्कॉलरशिप्स देने का भी ऐलान किया गया है। इसी सारी एक तो डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान कर रही है या हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आज के दिन की फजीलत से ये हम आगाज़ करेंगे। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदे खुसूसी बराए मजहबी हमांगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। उनसे हम जानेंगे। हाफिज़ साहब, शुक्रिया के साथ कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही बड़ा दिन है और मैं अक्सर कहता हूँ कि इस दिन को, जब से इस दिन का आगाज़ हुआ और जब तक ये दुनिया रहेगी, तारीफ़ी अल्फाज काफ़ी नहीं है। हम जितनी बात करते रहें नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इस दिन की फजीलत से आगाज़ करें और हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ को अपने बंदों पर एहसान कहे, करम कहे, फ़ज़ल कहे, रहम कहे, शफ़क़त कहे, वो कितना बड़ा इनाम होगा, कितना बड़ा करम होगा, कितना बड़ा रहम होगा, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, करम किया, फ़ज़ल किया, रहम किया कि उनमें से रसूल भेजा, उनमें रसूल भेजा, उन्हीं में से। क्यों भेजा? इसलिए कि वो उनको किताब और हिकमत की बात बताए, उनका तज़किया करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और हमारा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा होना, ये इतना बड़ा अल्लाह का करम और एहसान है कि अगर हम सारी ज़िंदगी सजदा शुक्र में रहें तो तब भी इसका हक़ अदा नहीं हो सकता। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल्लिल आलमीन बना कर भेजा है, जो सिर्फ़ इंसानियत के लिए नहीं पूरी कायनात के लिए रहमत हैं, वो हमारे नबी हैं। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद कायनात में और कायनातों में और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक और क़यामत के दिन से लेकर जन्नत की जो फरावानियाँ हैं वहाँ तक हमारे आका व मौला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, सारी कायनात मिल जाए, सारे समुंदर, दरिया, नहरें पानी की जो हैं वो स्याही बन जाएं और सारे दरख्त कलम बन जाए, तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात और तारीफ़ बयान नहीं हो सकती है। बेशक बेशक। मौला हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, जिस तरह से आपने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज जो बहुत यौम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक बताया, मुल्क भर में भी सरकारी सतह पर बड़े जोश से मनाया जा रहा है यह दिन, और ये बेशक एक बहुत खुश आइन बात है भी। और वज़ीर आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाने का भी ऐलान किया है, इस हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइएगा। देखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान ख़ान जो हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क़ के मामले में मैंने देखा है कि हर शख्स का एक अपना ताल्लुक़ है अपने नबी के साथ। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि इमरान ख़ान साहब का जो मोहब्बत का और इश्क़ का ताल्लुक़ है वो बहरहाल बहुत ही जिसे कहा जाए अल्फाज नहीं हैं, जो उसमें दर्द है, जो उसके अंदर चाशनी है, जो उसमें मोहब्बत है। तो उन्होंने ऐलान किया हुकूमत ने कि 3 रबीउल अव्वल से लेकर 13 रबीउल अव्वल तक मुल्क भर में अशराए रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जाएगा। और जिस दिन इसका इफ्तिताह किया गया उस दिन उन्होंने ऐलान किया कि हम सीरत अथॉरिटी कायम कर रहे हैं, और उस सीरत अथॉरिटी का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने हम वतनों को, अपनी नौजवान नस्ल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और तालीमात से आगाह करें और दुनिया को भी बताएं कि हमारे आका व मौला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, वो क्या दावत लेकर आए हैं, उनके आने से दुनिया में क्या तब्दीली आई है, उनका पैगाम क्या है, उनके मानने वाले कैसे होने चाहिए। तो ये सीरत अथॉरिटी का क़याम, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये तो 70 साल पहले कायम होना चाहिए था, ये तो पाकिस्तान के साथ ही कायम हो जाती ताकि हमारी कौम को, हमारी नौजवान नस्ल को ये रहनुमाई होती। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने
हमारे लिए जो आइडियल मुकर्रर किए हैं, हमारे लिए जिस रास्ते को मुंतखब किया है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। हमारे लिए किसी फिल्म स्टार या किसी आलिम या किसी अदीब या किसी खतीब को आइडियल नहीं बनाया गया। हमारे खालिक व मालिक ने, जिसने हमें पैदा किया, जो हमें रिज्क देता है, जो हमें औलाद देता है, जो हमें मुश्किलों से निकालता है, जो हमारी हाजतों को पूरा करता है, हमारे खालिक व मालिक ने कहा है कि तुम्हारे लिए जो आइडियल है, नमूना है, जिनकी सीरत वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर कुरान करीम में कहा गया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ये अगर अपने खालिक व मालिक से मोहब्बत करना चाहते हैं तो इन्हें बता दो वो आपकी इत्तिबा करें। दरअसल ज़रूरत इस बात की है कि आज के दिन हम ये अज़म करें कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अय्याम को या आपकी विलादत के अय्याम को जहां मनाना है वहां अपनाना भी है। हम आज अज़म करें कि आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, सूद नहीं खाएंगे। आज के दिन हम अज़म करें कि हम हमसाये का हक नहीं मारेंगे, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, किसी यतीम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। तो ये है काम जो करने के हैं और आज के दिन जो अज़म करने का है। और सीरत अथॉरिटी की बात की तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं हमने पाकिस्तान जी मेरा सवाल आप इसको भी मुकम्मल कीजिएगा नुक्ते को। और मेरा सवाल साथ वज़ीर आज़म की चूंकि बात हो रही है तो रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट के हवाले से है। जब से वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म आए और उससे पहले भी रियासत मदीना उनका फोकस रहा और उन्होंने हमेशा कहा कि रियासत मदीना की तर्ज पे मैं एक रियासत चाहता हूँ कि पाकिस्तान बने, लेकिन अभी तक उसका अमली आगाज़ हमें कहीं नज़र नहीं आता, मुश्किलात नज़र आती हैं। एक तो ये कि हम आज के इस दिन की रोशनी में, इसके तनाजुर में ऐसे कौन से ख़ास हैं जिसको हम बुनियाद बनाकर कम से कम रियासत मदीना की बुनियाद रख सकते हैं? और आपके ख्याल में ये किस हद तक मुश्किल है हमारी मौजूदा माशरती बिगाड़ को देखते हुए रियासत मदीना का हुसूल, जिसकी जानिब वज़ीर आज़म इशारा करते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि आज के माहौल में जब आप 70-73 साल से बंधे हुए हैं मुख्तलिफ दुनिया के मुआहिदों में, आपकी कौम जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। हम ज़ुबानी कहते हैं मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा लाओ, मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत बनाओ। क्या मैं अपने घर के अंदर मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत बनाने को तैयार हूँ? जब तक हम फर्दन तय नहीं कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान को मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत बनाना है। इमरान खान साहब बेचारे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उसी वक्त इसमें कामयाब हो सकते हैं, कोई भी हुक्मरान हो, कि जब कौम तैयार हो। अब एक रेडी पे 500 या 1000 रुपए का फ्रूट बेचने वाला जो है, वो जब रेडी के ऊपर जो है फ्रूट बेचते हुए पैसे पूरे लेता है, तोल कम करता है, मिलावट वाली चीज दे रहा है। आप देखिए जो मिलावट का हाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से ही नहीं है। तो पाकिस्तान को मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत बनना है, यहाँ निज़ाम खिलाफत राशिदा एक दिन आना है। मैं समझता हूँ ये मौका है, मुअज़्ज़न अज़ान दे रहा है इमरान खान साहब की सूरत में, वो कहते हैं मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, कौम को, उलमा को, मीडिया को। क्या आइए जनाब बिस्मिल्लाह कीजिए, इंसाफ से बिस्मिल्लाह कीजिए, रियासत मदीना में इंसाफ। आप जी, हमने एक ब्रेक यहाँ पे लेनी है हाफिज साहब। ब्रेक लेके जब वापस आते हैं तो एक तो इसी नुक्ते से और दोबारा इसके साथ ये कि हम आगाज कहाँ से करें, ये भी एक। जी कुछ कह रहे हैं आप हाफिज साहब? ठीक है, चले हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा यहीं से जरा लिंक करते हैं आप हमारे साथ। सबसे वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। हम बात कर रहे हैं नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, उनके यौम विलादत बासादत के हवाले से आज 12 रबीउल अव्वल है और इससे मोहतरम, इससे अजीम, इससे अजीज़ दिन हमें कोई और हो नहीं सकता। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो हम इस्लामी नुक्ता निगाह से उनका नुक्ता नज़र जान रहे हैं, तारीख़ी नुक्ता निगाह से इस दिन की अहमियत, और उसके साथ साथ हम जो मौजूदा रियासत है, रियासत पाकिस्तान,
जो कि कलमे के नाम पे और इस्लाम के नाम पे बनने वाली मदीना के बाद दूसरी रियासत है, हम उसकी भी बुनियादी वजूद के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये रियासत अपना जो वजूद है, जिसकी वजह से ये क़याम अमल में आई, उसके हकीकी मकासद हासिल हो सकें। इस पर हमारी बात हो रही है। हाफिज़ साहब, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक तो जहाँ पे आपका नुक्ता आप जारी रखे हुए थे, एक तो वहीं से आप उसको बेशक मुकम्मल कीजिएगा, और उसके साथ साथ आगाज़ कहाँ से करें। आपने कहा कि जब एक बुनियादी सतह पर ही करप्शन है, लोग मिलावट करते हैं, लोग बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं, इस्लामी शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आगाज़ कहाँ से किया जाए और कौन करे मौलाना? देखिए, दो चीजें हैं। एक है किरदार साजी। हमें अपने किरदार, अपने आमाल, सिर्फ कौल नहीं, कुरान में कहा गया लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो कहते हो वो करते क्यों नहीं हो। हमें कानून, किरदार साजी और उसके साथ साथ इंसाफ, सबसे पहला काम इंसाफ है। इंसाफ की तरफ हमें चलना होगा, निज़ाम अदल को हमने बेहतर करना होगा। और जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो एहतसाब, आपने देख लिया इमरान खान साहब जो हैं, तमाम तर हुकूमतों की कोशिशों के बावजूद आपका निज़ाम एहतसाब जो है वो आपके सामने है, जो हाल है, जो अहवाल है। ताकतवर जो है उसको कोई हाथ नहीं डाल सकता। मोबाइल चोरी करने वाला तो जो है वो जेल चला जाता है, जो अरबों खरबों की चोरी करता है उसे कोई हाथ नहीं डालता है, उसे वो अगर डालता भी है तो वो घर चला जाता है। तो रियासत मदीना की जो बुनियाद है वो है इंसाफ और एहतसाब। जब इंसाफ मिलना शुरू हो जाए और एहतसाब होना शुरू हो जाएगा तो फिर अगर उमर बिन खत्ताब से सवाल हो सकता है तुम्हारा कुर्ता कहां से बना है, तो फिर उनसे बड़ा कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौकान अबादी नबियुन लकाना उमर, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। एक बद्दू उमर से पूछता है बताओ उमर तुम्हारा कुर्ता कैसे बना, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो फिर आज आपके यहाँ कोई भी रियासत जो है वो दो चीजों के बगैर नहीं चल सकती, एक है इंसाफ और एक है एहतसाब। जब ये दोनों हमें इसी से आगाज करना होगा, खा आज करें खा कल करें, और किरदार साजी अपनी नौजवान नस्ल को बताना होगा कि जो तुम कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कौम से बताना होगा कि इश्क का दावा तब सच्चा होता है जब जो महबूब कहे उस पर अमल किया जाए। ये नहीं कि महबूब कहे कि दाईं तरफ जाना है और आप बाईं तरफ जाएं और कहें जी हम बड़े सच्चे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि सच बोलो, मिलावट ना करो, झूठ ना बोलो, पड़ोसी को तंग ना करो, बेटियों का एहतराम करो, बहनों को विरासत में हिस्सा दो। कोई काम नहीं करना और कहना जनाब हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े आशिक हैं। अगर आप आशिक हैं, अल्लाह हमारे इस दावे को सच्चा कर दे। इश्क होना चाहिए लेकिन उस पर अमल भी होना चाहिए। हाफिज साहब, आपने भी जिस तरह से रियासत मदीना के हवाले से कहा, इस्लामोफोबिया भी बड़ा फोकस रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और इस्लामोफोबिया के हवाले से वो दुनिया भर में आवाज भी उठा चुके हैं। मुस्लिम ममालिक के हवाले से कि किस तरह से सबको मुत्तहिद होकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ना है, और इसके साथ साथ आज के दिन की मुनासबत से आप मगरिब को कोई पैगाम भी देना चाहें। देखें, गुजारिश ये है कि इस्लामिक फोबिया का हल भी ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दुनिया को बतलाएं, हम सीरत तय्यबा को दुनिया के सामने लाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 1,24,25,000 कमोबेश अंबिया इस दुनिया में आए हैं, किसी की पूरी जिंदगी महफूज नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का हर एक पहलू अल्लाह ने महफूज बनाया है। आप बोलते कैसे हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप चलते कैसे हैं, आपका पड़ोसियों से मामला कैसा, दोस्तों से मामला कैसा, अज़वाज मुतहरात से मामला कैसा, बेटियों से मामला कैसा, अपने तिजारत में आप जो है कैसे की, आप बतौर सिपा सलार कैसे थे। तो सिर्फ अगर हम दुनिया को अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और तालीमात बता दें तो इस्लामिक फोबिया का भी यही हल है। और वजीर आज़म पाकिस्तान इस पर पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को इसकी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने इस पर काबू नहीं पाया तो ये जो तसादुम आएगा ये सिर्फ इस्लामी दुनिया को नहीं, ये सारी दुनिया को फिर तबाह करेगा। सारी दुनिया में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी परवान चढ़ेगी। लिहाजा इसका हल ये है कि मुसलमान
अमली तौर पर अपने आप को लोग देख कर कहें कि ये वो है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है। हमें अपनी जिंदगियों में तब्दीली लानी चाहिए और लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह करना चाहिए। बेशक बेशक। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू और मौजूद तो ऐसा है कि इस पर मजीद गुफ्तगू करने का जी चाहता है, लेकिन वक्त की कमी है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और इस अहम, इंतहाई अहम मौजू पर और इसके इंतहाई अहम नुकात पर आपने हमसे बात की। हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन एक शेर मेरे सामने आ गया तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि उसको पढ़ा जाए और फिर ब्रेक ली जाए। वो ये कि निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ब्रेक के बाद आते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और इस मुबारक दिन के मौके पर एक तो आप सबको एक बार फिर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुबारक। हमने कोशिश की है कि हमारे प्रोग्राम की डायरेक्शन ज़रा कुछ ऐसी रहे जिससे आप आज के दिन का भी मज़ा लेते रहें और इस दिन की जो रहमतें और बरकतें हैं समेटते रहें और कुछ मालूमात भी आप तक पहुँचती रहे। इस वक्त हमें एक आर्टिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उनके हवाले से आपको बताएं तो खताती का हम जिक्र सबसे पहले कर लेते हैं। मुसलमानों का तहजीबी और सकाफती वर्सा रहा है और अगर खताती सोने के वर्क से हो तो फिर तो क्या ही बात है। आज हमारे साथ एक ऐसी खतात आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनका काम दुनिया भर में सराहा जाता है। इससे पहले कि मैं उनका नाम बताऊं, इनकी 7वीं इस वक्त जो एग्जीबिशन है वो इस्लामाबाद में जारी है इनके फनपारों की, जिसमें 20 फनपारे इनके रखे गए हैं। अब तक 3 बैनुल-अक़वामी जो एग्जीबिशंस हैं वो भी करवा चुके हैं और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में अपने फनपारों से रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हमारे साथ वासिल शाहिद मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन करें। बहुत खुशामदीद कहेंगे वासिल शाहिद आप, और आपकी जो नुमाइश चल रही है उसके हवाले से भी आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपकी सोलो नुमाइश है 7वीं। अपने थोड़े से आर्ट और फ़न के हवाले से बताइएगा। हमने खताती का जिक्र तो किया, लेकिन सोने से वर्क की गई खताती इसमें शामिल है आपके काम में, उस हवाले से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा तारुफ करवाया। ख़ताती की जब बात करें तो जैसा भी भाई ने कहा कि तहजीबी और सकाफ़ती वर्सा है मुसलमानों का, यकीनन ऐसा ही है। और सोने के वर्क के साथ काम करना ये ज़रा ख़ताती करने से और ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। जिस तरह ख़ताती करना बज़ाते ख़ुद एक मुश्किल फ़न है, सब्र बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इस्तकामत बहुत ज़्यादा चाहिए होता है आपको, और बहुत ही ज़्यादा आराम से काम करना पड़ता है। तो जब आप सोने के वर्क का इस्तेमाल करते तो आपको और ज़्यादा मुहतात होना पड़ता है, और ज़्यादा ज़िम्मेदार होना पड़ता है, बहुत आहिस्तगी के साथ काम करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 3 हफ्ते से लेकर आपके 2 महीने तक, 3 महीने तक एक फनपारे को वक़्त देना पड़ता है, फिर जाके एक फनपारा मुकम्मल होता है। तो ये एक फनपारा जो होता है ये अपने आप के अंदर पूरी एक दुनिया होता है, एक पूरी कायनात होता है, जिसके अंदर तवाज़ुन भी है, हुस्न भी है, तख़लीक़ भी है, तामीर भी है, और सबसे बड़ी बात आर्टिस्ट की अपनी जो मोहब्बत है, उसकी अपनी अक़ीदत है, उसका अपना इश्क है, वो उसमें शामिल होता है, क्योंकि वो अपने हाथों से काम कर रहा होता है। और हाथों के साथ काम, उसकी जो जज्बाती तवानाई होती है, उसकी नफ्सियाती तवानाई होती है, और उसकी रूहानी जो वाबस्तगी होती है इस फनपारे के साथ, वो बुनियादी तौर पर उसकी ज़ात होती है। बहसियत मजमूई तौर पर अगर फनपारा देखा जाए, मैं आपने देखा कि काले रंग के ऊपर जो पेपर है वो एसिड फ्री पेपर होता है, उसके ऊपर सोने के वर्क के साथ काम करने का एक मकसद ये भी है कि काले रंग की एक सिफ्त ये कि ये हर चीज़ को जज़ब कर लेता है, और जज़ब करना आसान काम नहीं है। हम में तो बर्दाश्त नहीं है, हम में तो सब्र नहीं है, जज़ब तो उससे आगे का मुकाम है। लेकिन जब आप जज़ब करना सीख जाते हैं बाहसियत फ़र्द, तो आपको ऐसा नूर अल्लाह पाक अता कर देता है जो सोने की तरह चमकता है। और अगर हम बाहसियत मजमूई मुआशरे के तौर पर देखें, हम अगर जज़ब नहीं कर सकते, कम से कम सब्र और बर्दाश्त ही करना सीखें, तो मुआशरा पूरे का पूरा चमकना शुरू हो जाता है। इसके अंदर बहुत ठहराव आ जाता है, इसके अंदर बेहतरी और मस्बत रवैये आना शुरू हो जाता है। कितना खूबसूरत फ़लसफ़ा आपने अपने फनपारों के पीछे बयान किया। आप शायद पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरती से अपने फ़न को बयान किया, एक्सप्लेन किया। ऑन पेपर या अपने आर्ट वर्क में तो आप एक्सप्लेन करते ही हैं, लेकिन अल्फाज में एक्सप्लेन करना इट्स एन आर्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए, एक तो हमने चूँकि इसके ओरिजिन की बात की और मुसलमानों का बड़ा असासा ये है, मुसलमानों का असासा रहा है, और आप चंद उन मुसलमानों में से हैं, पाकिस्तानियों में से हैं जिसको आगे लेकर चल रहे हैं। अपने इस जो मौजूदा नुमाइश है इसमें रखे फनपारों के हवाले से हमें कुछ बताइए। इसमें आपने किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया? जैसा कि ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है इस दुनिया में, सुबह बहारा का दिन है, तो इसी निस्बत से ज़्यादातर जो मेरा काम है वो सोने के वर्क में उन आयात पर मुश्तमिल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल हुई हैं, या वो आपके
इसमें मुबारक हैं। जैसा कि एक फन पारा है जिसमें 99 नेम्स हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बहुत बड़े साइज़ का फन पारा है, जो मैं समझता हूँ आज तक के मेरे काम का सबसे बड़ा और सबसे अहम काम है कि एक ही कैनवस के ऊपर या एक ही पेपर के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नेम्स लिखना, और वो भी सोने का वर्क के साथ। बहुत छोटा काम, बहुत डिटेल के साथ काम करना पड़ता है, और इतने बड़े पेपर को संभालना, उसको काम करने के लिए और ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होता है, मुश्किल बहुत आसान लगती है, बल्कि पुरसुकून लगता है जब आप इसको मोहब्बत और अकीदत के साथ करते हैं। और ये मोहब्बत और अकीदत मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खतात का जो सरमाया होता है, उसका असासा होता है, ये वो अल्लाह की ख़ास अता होती है, मोहब्बत, अकीदत, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी बुनियाद पे वो काम कर सकता है। अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपने जिस तरह अभी बात की थी तहजीब और सकाफत की, मैं इस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, इस फन के एतबार से। यकीनन ये इस्लामी मुआशरों की हमेशा तहजीब रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान या टर्की या ईरान, बल्कि जहाँ भी दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद है, किसी मुल्क के अंदर का मुसलमानों की छोटी कम्युनिटी भी मौजूद है या पूरे का पूरा मुस्लिम इस्लामी कंट्री है, वहाँ पे खताती को हमेशा से बहुत अहमियत दी गई है। चूँकि ये तहजीबी और हमारा तहजीब व तमद्दन का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। तहजीब जो हमें सबसे पहली चीज़ देती है वो सकाफत होती है, और सकाफत से जो हमें चीज़ें हासिल होती है वो फ़नून होते हैं, और फ़नून से जो हमें कुछ मिलता है वो रवायात होती है, इक़दार होती है। और रवायात और इक़दार जो चीज़ बनाती है वो मुआशरे को बनाती है, समाज को, और समाज जो होता है वो रियासत को बनाता है। चूँकि दुनिया का जो सबसे पुराना इदारा है वो रियासत नहीं है, मुआशरा है। मुआशरे की जो समाज की जो बाय प्रोडक्ट है ना सोसाइटी की, वो स्टेट है। स्टेट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। जब रियासत नहीं वजूद में आई थी तब भी मुआशरा था। तो मैं ये समझता हूँ जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना तो कानून से बन सकती है, आप असूल ज़वाबित बना दीजिए, आप कवानीन बना दीजिए, चूंकि रियासत हमेशा कानून से चलती है, लेकिन उसके लिए पहले मुआशरे को बनाना पड़ेगा, और मुआशरा हमेशा रवायात से बनता है, इक़दार से बनता है, फ़नून और सकाफत से बनता है। लेकिन जब तक आप तहजीब व तमद्दन, फ़नून और सकाफत को नहीं बदलेंगे, मुआशरा नहीं बदलेगा। मुआशरा नहीं बदलेगा, रियासत कभी नहीं बदलती। आप जितने मर्जी कवानीन का इतलाक कर दीजिए, जितना मर्जी कानून कर दीजिए, वो एक डंडा तो होगा, लेकिन लोगों के दिलों से कभी आवाज नहीं आएगी। आप मैं समझता हूं सबसे पहले आप अपने तहजीब व सकाफत और फनून ना सिर्फ इसको अपनाइए बल्कि इस पर फख्र करना सीखिए, क्योंकि ये बहुत इल्मी है, बहुत फिक्री है, बहुत गहराई है, इनकी तारीफ सदियों पर मुहित है, और ये वो फनून है जिसने इंसान को लिखना सिखाया, सोचना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया है। आप बहुत बेहतरीन अंदाज में एक मुआशरे की अक्कासी और एक एज एन आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट ज़्यादा सेंसिटिव होता है इन तमाम चीज़ों को लेकर। आप इसको एक्सप्लेन भी इतने अच्छे अंदाज में कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन की। आपकी आर्ट के ज़रिए, अगर आपने भी स्टेट या रियासत की बात की है, सो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्टेट लेवल पे आपकी आर्ट की रिकग्निशन के लिए किस तरह के इकदाम होने चाहिए? क्या आपको लगता है अभी इतने इकदाम किए जाते हैं कि वो सफिशेंट है या मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर जो अपने शुरू में बात की तो ये मैंने इनफरादी तौर पे नुमाइश की है। रियासत का इस एतबार से शुक्रिया कि वो अब इस तरह के फ़नून को अपनाना शुरू हो गई है। पिछले चंद सालों से, ख़ुसूसी तौर पर 4-5 सालों से इस तरफ कुछ तवज्जो हुई, उससे पहले तो शायद बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। अब आज के दौर में ज़्यादा ज़रूरत है, रियासत को इसको आगे बढ़कर मज़ीद अपनाना चाहिए। उसकी एक वजह और भी है, वो वजह यह है कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी दौड़ है ना, वो मादियत की है, और इस मटीरियलिस्टिक दौड़ के पीछे इंसान इतना नफ्सा नफ्सी और खुदगर्जी का शिकार हो चुका है कि वो अपने आप को भूल चुका है। ना सिर्फ फ़र्द बल्कि मुआशरे, बल्कि उससे आगे इतनी खुदगर्जी आ चुकी है, हम इंसानियत को भूल चुके हैं। अब इस इंसानियत की तरफ वापस आने के लिए आपको रूहानियत को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और रूहानियत को अडॉप्ट करने के लिए इतनी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं, अगर देखा जाए मुआशरे रोकने का दिल तो नहीं करता, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। आखिर में सिर्फ इतना जरूर बता दीजिए हमारे देखने वालों को कि वो आपका काम कहाँ देख सकते हैं, इस्लामाबाद में कहाँ देख सकते हैं और ऑनलाइन कहाँ देख सकते हैं, ताकि वो आप तक जरा जल्दी से ये बता दीजिए। जी, मैं इस्लामाबाद का बहुत मारूफ सेंटोस मॉल है, वहाँ पे ये 3 दिन की नुमाइश है। कल इसका इफ्ताह हुआ, वाकई वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब ने उसका इफ्ताह किया, और आज इसी नुमाइश में अली मोहम्मद खान साहब भी तशरीफ आए, जो वहाँ पे खुद बैठ के खताती भी करेंगे हमारे साथ। अच्छा, वाह, क्या बात। और ये आज का दिन भी नुमाइश है, कल का दिन भी नुमाइश है, और अल्लाह आपको बहुत ज्यादा कामयाबी दे, और हमें आर्टिस्ट से ज्यादा एक मुअल्लिम आप हमें लगे जो आपने बातें की। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके, और इंशाल्लाह जरूर हम आपको एक दिन स्टूडियोज में आपके काम के साथ भी जरूर इन्वाइट करेंगे, और अल्लाह करे ये नुमाइश भी आपकी कामयाब हो, और उसके साथ साथ आप ऐसे फन पारे बनाते रहे। माशाल्लाह, यू आर सो यंग, सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, माशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच वासिल शाहिद साहब खत्तात हमारे साथ इस वक्त लाइव एक्सप्रेसो में मौजूद थे।
अभी हम एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। हुजूर आ गए हैं मुकद्दर जगाने, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। वो डाची रुकी जब तो अय्यूब बोले, वो डाची रुकी जब तो अय्यूब बोले, मेरा घर बसाने, मेरा घर बसाने हुजूर आ गए हैं, मेरा घर बसाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। जिसे कोई मुँह ना लगाता था उसको, मुझे कोई मुँह ना लगाता था मुझको, गले से लगाने हुजूर आ गए हैं, गले से लगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। और ना छुप छुप के बैठो, अरे गम के मारो, न छुप छुप के बैठो, अरे गम के मारो, गमों से बचाने हुजूर आ गए हैं, गमों से बचाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। और बड़ा ही खूबसूरत शेर है, तवज्जो। ज़माने के शाहो तुम्हें क्या मैं समझूं, ज़माने के शाहो तुम्हें क्या मैं समझूं, मेरी इज्जत बढ़ाने हुजूर आ गए हैं, कि इज्जत बढ़ाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए। एक्सप्रेसो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब मेरा पाकिस्तान सेगमेंट का वक्त हुआ है, जहां पे हिना न्याजी आज वैक्सीनेशन सेंटर में है, वैक्सीन की अहमियत पे भी बात करते हैं और मौजूदा जो वक्त चल रहा है इसमें ये कितना अहम है वैक्सीनेशन करवाना, इस पर भी बात करते हैं आज के मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में वाज़ेह कमी देखने में आई है। NCOC के मुताबिक 12 साल और ज़ायद उम्र के बच्चों में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। इसके अलावा मोबाइल टीम्स तालीमी इदारों में जाकर बच्चों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। आज हम LDA वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीन के लिए लेकर आ रहे हैं। हम वालिदैन से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है।
अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा साउद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? 12 ईयर्स। और आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? वैक्सीन। तो कौन सी वैक्सीन आपको लगी है? फाइजर। फाइजर। और ये पहला शॉट है या दूसरा? दूसरा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब पहला शॉट लगा तो कैसा महसूस किया? लगने के बाद बाजू में थोड़ी सी दर्द हुई थी, फिर ठीक हो गया। बुखार, सर दर्द, नहीं, कुछ कुछ ऐसी सिम्टम्स थी? नहीं, कुछ भी। ठीक है, उन तमाम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है? वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, इससे कोरोना से बच सकते हैं और इससे कुछ भी नहीं होता, लगवा लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नूर फातिमा है। अच्छा नूर फातिमा, मुझे ये बताओ आपकी एज क्या है? मैं 12 ईयर्स की हूँ। 12 ईयर्स की हो, तो यहाँ पे आप वैक्सीन लगवाने आई हो? जी। ठीक है, अभी पहला शॉट है या दूसरा? पहला शॉट है, तो कैसा महसूस कर रही हो? क्या डर लग रहा है या कॉन्फिडेंट हो या ये सोच रही हो कि नहीं सबको लगवानी चाहिए? अभी तो फर्स्ट टाइम लगवाने आई हूँ तो देखूँगी कैसे लगता है। अच्छा। वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये वैक्सीन लगवाना। ठीक है, तो आपको स्कूल से क्या कहा गया, किसने बोला है वैक्सीन लगवाने के लिए? मेरे टीचर्स ने कहा था कि वैक्सीन लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना गिलानी। जी समीना साहिबा, आप अपनी बेटी को यहाँ वैक्सीन लगवाने आई हैं? हाँ जी, मैं अपनी बेटी को भी लगवानी है, मेरे शोहर ने भी लगवानी है दूसरी, और अच्छा। मैंने भी लगवानी है। अच्छा, तो कितना ज़रूरी है वैक्सीन? बहुत ज़्यादा लगवाना? ज़रूरी है कि हर बच्चे को लगनी चाहिए, हर बड़े को लगाना ज़रूरी है। अगर ना लगेगी तो हमें नुकसान होगा। अच्छा, जो वालिदैन अपने बच्चों को नहीं लगवाएंगे वो भी लगवाएं और ज़रूर लगवाएं। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप यहाँ वैक्सीन लगवाने आए हैं? जी, मैं फैमिली के साथ आया हूँ अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए। अच्छा, बच्चे आपके साथ आए हैं। मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी है बच्चों को वैक्सीन लगवाना? बहुत ज़रूरी है, और कोरोना जैसे वबा के मुकाबले के लिए हमें चाहिए कि हम वैक्सीनेशन करें और उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और लोगों को लगवाने चाहिए। ये एक बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि हम वैक्सीनेट करवाएं अपने बच्चों को प्रॉपरली, जैसे कि गवर्नमेंट आजकल अवेयरनेस इतना दे रही है और स्कूल की तरफ से भी हमें प्रेशर है, कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए आप करेंगे देन आपका होगा। मेरा और वाइफ का तो हो गई है वैक्सीनेशन, अब जो उन बच्चों की रह गई थी उनकी मैंने करवानी। तो सर, कितने बच्चे आप लेके आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? मैं वैसे तो मेरे 3 बेटियां और 1 बेटा है। तो पहली बेटी को तो उसकी तो 20 ईयर्स है, उसको तो लग गई है। अच्छा। तो दोनों डोजेज लग गई हैं। अब जो 17 साल का मेरा बेटा उसके लिए और जो 14 साल की बेटी है उसके लिए। अच्छा, उन दोनों को लगवाने लेकर आए। तो जिस बेटी को आपकी पहले वैक्सीन लगी है, क्या उसके सिम्टम्स कुछ थे वैक्सीन लगने के बाद? बुखार, सर दर्द, कुछ ऐसा था? नहीं, बस सिर्फ बाजू में तकलीफ थी, पेन था मसल में, और तो कुछ नहीं था। चलें, ठीक है। तो वो वालिदैन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही मैसेज दूंगा कि आप गवर्नमेंट की जो ये चली है इनकी स्कीम, इसके लिए आप आएँ और वैक्सीनेट कराएं अपनी फैमिली को और सिक्योर करें अपनी फैमिली को। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? लाइबा साजिद। लाइबा, मुझे ये बताओ कि आपकी एज कितनी है? 14 ईयर्स। तो क्या स्कूल में किसी ने बोला, टीचर्स की तरफ से प्रेशर था वैक्सीन लगवाने का, या खुद फैसला किया? टीचर ने कहा था। अपनी फ्रेंड्स जो इस वक्त देख रही हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहती, उनको क्या मैसेज दोगी? उनको भी लगवानी चाहिए, लाजमी है, ज़रूरी है, ताकि हम कोरोना से बच सकें। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है। हसनैन, आप यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए हो? जी। क्या एज है आपकी? मेरी 16। तो ये आपका फर्स्ट शॉट है या सेकंड शॉट है? फाइजर ही आपको भी लगी होगी प्रॉबेबली। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब पहला शॉट लगा तो क्या सिम्टम्स थे, कैसा महसूस किया? तबीयत खराब हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और जिनको कंफ्यूजन है कि वैक्सीन पता नहीं कौन सी बला है, उसको लगते ही कुछ हो जाता है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि कितना इजी और क्विक प्रोसेस है ये सब झूठ है कि कुछ हो जाता है, ये सिर्फ वैक्सीन लगवाएं। और स्कूल के लिए भी क्या टीचर्स की तरफ से भी कोई ऐसा प्रेशर था वैक्सीन का? उन्होंने कहा था वैक्सीन लगवा के हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जाहिद इकबाल। मोहम्मद जाहिद साहब, ये बताइएगा कि आप अपनी बेटी के साथ यहाँ वैक्सीन लगवाने आ जाए हैं? जी। इसको वैक्सीन लगवाने आए हैं? खुद आप वैक्सीनेटेड हैं? जी, मैं वैक्सीनेटेड। वो तमाम वालिदैन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवा रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, वैक्सीन अच्छी चीज़ है, पूरी दुनिया लगा रही है, पूरे मुल्कों बाहर के सब ने लगा ली है, और हमें भी चाहिए अपने बच्चों को सेव करें। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलाइका, मुझे ये बताओ कि अभी आपका फर्स्ट शॉट है? जी। और एज क्या है आपकी? 18। तो ये बताओ, वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है? ये जो कोरोना का जो दौर जा रहा है, इसमें वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन का मसला बहुत पड़ रहा है, क्योंकि तलीमी इदारे बंद हो रहे हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो वैक्सीन लगाएं ताकि हम तलीम अपनी जारी रख सकें। ज़बरदस्त हो गया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयला। आयला आपका नाम है। आयला, मुझे ये बताओ आपकी एज कितनी है? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स। तो आप यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आपका फर्स्ट शॉट है? जी। तो क्या टीचर्स की तरफ से प्रेशर था या फैमिली ने इंसिस्ट किया लगवाने के लिए? हमारा टूर जा रहा था पीजीसी का, तो इसलिए वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी था। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझती हैं, जितने भी वालिदैन इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगी कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है? कि बहुत ज़रूरी है, हर बंदे को लगवानी चाहिए, चाहे वो वालिदैन को और बच्चों को भी लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन लाजमी है। तो ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि वैक्सीन लगवाने से ये हो जाता है वो हो जाता है, उनके बारे में? ये सब झूठ है। सब झूठ है। आप खुद भी वैक्सीनेटेड हैं? हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम जी, नदीम नाम है मेरा। सर, अपनी बेटी को लेके आए हैं? जी, मेरी बेटी है, वैक्सीनेशन करवाने के लिए लेके आए। सेकंड डोज है उसकी। अच्छा। फर्स्ट डोज मैंने लगवा ली है पहले। एक तो कॉलेज वाले कह रहे थे इसको लगवाएं, सेकेंडली मैं खुद भी लगवा चुका हूँ इन रोज़ों में, रमज़ान में जी। और मेरा ख्याल है कि हमें इसके लिए तरफ जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये हमें वेस्टर्न से आया है ये पैगाम। बहुत इवन अच्छा। ये मेरी बच्ची है, मैं कोई नहीं चाहेगा कि भाई मेरे बच्चों को इसके साइड इफ़ेक्ट हों। हाँ जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि बस ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और वैसे भी सर जो बातें की जा रही हैं वो सारी मिथ्स हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। र्यूमर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा। र्यूमर्स ये है कि जब तक इसमें कोई हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते इसमें, तो हमें उस तरफ जाना नहीं चाहिए। पहला शॉट जब लगवाया तो कैसा महसूस किया? कुछ भी नहीं महसूस हुआ? बाजू में दर्द तो हुआ होगा। तो तमाम लड़कियां जो इस वक्त देख रही हैं और कहती हैं यार हमने नहीं वैक्सीन लगवानी, क्या मैसेज दोगी? कि लगवाएं, कुछ नहीं होता और बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, बहुत ज़रूरी है। चलें, थैंक यू सो मच। आप क्या समझते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है? बच्चों को देखिए, जितना कोविड के लिए बड़े जितने ज़्यादा मतलब सस्पेक्टेड, उनमें जितने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चांसेस हैं कोविड को पिक करने के, या जितना डेंजर उनके लिए है उतना ही बच्चों के लिए है। और अगर हमने अपने इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को हम चाहते हैं कि ओपन करें जल्द से जल्द, या हम अपने बच्चों के एजुकेशन को ले के बड़े सीरियस हैं, तो हमें बच्चों को भी उसी तरह बड़ों की तरह डील करना पड़ेगा। और बच्चों के लिए भी वैक्सीन उतनी ही ज़रूरी है जितनी बड़ों के लिए ज़रूरी है। तो रोज़ाना की अगर बात की जाए, डेली कितने वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ वैक्सीनेशन के लिए लेके आते हैं? हमारे पास इधर LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारे सेंटर में ऑलमोस्ट 200-300 प्लस बच्चे जो है अराउंड बिलो 18 ईयर्स ओल्ड एंड अबव 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। जिन बच्चों को वैक्सीन लगती है उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? क्या रिलक्टेंट होते हैं या बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो उनकी मिली जुली कैफियत है, वो थोड़े से एंशियस भी हैं, वो वैक्सीन लगवाना भी चाहते हैं और वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर थोड़े एंशियस भी हैं, वरिड भी हैं। तो कभी जी जिस तरह से आपने बात की, इसी तरफ ही आ रही हूँ, बच्चों की कभी खुदा ना खास्ता वैक्सीन लगने के बाद तबीयत ख़राब हुई हो, कोई रिएक्शन हुआ हो? अच्छा, बच्चों में हमारे पास ये रेशो नहीं है, ऑलमोस्ट 0% है। अच्छा। बड़ों में मैं आपको बताती हूँ, कुछ ये 1 to 2% रेशो जो है, जो कंप्लेंट साथ आते हैं, उनमें भी ये इशू है कि कुछ लोगों की कार्डियक हिस्ट्री है, कुछ लोग स्ट्रोक, सीवियर की हिस्ट्री के साथ हैं। तो वैक्सीन के लिए जैसे डिफरेंट वैक्सीन है, ऑस्ट्राजेनिका है, फाइजर्स है, साइनोफार्म है, हमें इसके लिए NCOC ने प्रॉपर गाइडलाइन दी है कि इन कंडीशंस में आपने ये वैक्सीन इतने मतलब अरसा या इतने डेज एडमिनिस्टर नहीं करनी। ठीक हो गया। अगर खुदा ना खास्ता बच्चों को जिनको वैक्सीन लग रही है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो क्या कोई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ आपके पास इक्विपमेंट? जी बिल्कुल, हमारे पास इधर 24 जो जितने हमारी ड्यूटी आवर्स हैं, ऑलमोस्ट 8 AM to 10 PM, उसमें हमारे पास रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं, उनके सारे लोग हैं। हमें लगता है कि किसी पेशेंट की या किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट एड हम खुद उसे देते हैं, और अगर वो नहीं उससे कवर कर रहा, वो बच्चा है या वो ओल्ड एज कोई भी पेशेंट है, हम उसको फिर रेस्क्यू 112 के थ्रू उसको किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल की एमरजेंसी में रेफ़र करते हैं, उधर के DMS से पहले बात करते हैं, देन उसको उधर भिजवा देते हैं अगर उसको कोई इशू है, अदरवाइज़ नहीं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। नाज़रीन, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और आज हमने LDA वैक्सीनेशन सेंटर में देखा कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ आ रहे थे और वैक्सीनेशन का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत दें और अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाजरीन और हाजरीन, सब इज्तिमाई दुआएं मांगना शुरू करें क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कमर तोड़ महंगाई का नोटिस ले लिया है। अब अल्लाह खैर करे, क्योंकि माजी में जब भी प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है। अरमला हसन के जज्बात से मेरे जज्बात मुत्तफ़िक हैं इस बात पे, और इसके बाद जब भी उन्होंने नोटिस लिया हम परेशान हो जाते हैं, तूफान मजीद तेज हो जाता है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में एक इजलास हुआ जिसमें महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में जो अशाए ख़ुरोनोश हैं इनकी कीमतों में टैक्स कम करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और जो मसनूई महंगाई करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया गया। मेरे ख्याल में इन 3 सालों में ये फैसला पता नहीं कितनी बार किया गया है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को जी प्राइस कंट्रोल कमेटी पर अमल दरामद करवाने और मसनूई महंगाई पर नज़र रखने की हिदायत की है। इसके साथ साथ वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात के जो महंगाई से मुतल्लिक मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, बाज़ वज़रा मुल्क में गैर मामूली महंगाई का एतराफ़ कर रहे हैं तो कई वज़रा महंगाई कंट्रोल होने के दावे भी कर रहे हैं, और साथ साथ हुकूमत की जानिब से अवाम को महंगाई कम होने के दिलासे भी दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है। महंगाई बढ़ने के मुख्तलिफ जवाब भी पेश किए जा रहे हैं, अवाम को रोटी कम खाने और चाय में चीनी कम इस्तेमाल करने के मशवरे भी दिए जा रहे हैं, और मुल्क में कमर तोड़ महंगाई ऑपोजिशन के लिए एक उम्मीद की नई किरण बनकर आ गई है, और PTM समेत ऑपोजिशन जमातों ने एहतजाज के लिए कमर भी कस ली है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान भी किया है, और साथ साथ उन्होंने खबरदार किया है कि अगर गवर्नमेंट ने महंगाई को कंट्रोल ना किया तो फिर पहिया जाम हड़ताल होगी और बात लॉन्ग मार्च तक भी जा सकती है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर पर्सन तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नोटिस के हवाले से कि उन्होंने एक बार फिर महंगाई कम करने का नोटिस लिया है, अब ये नोटिस पे हमने घबराना है या सही रहना है? नहीं, आपने बिल्कुल नहीं घबराना क्योंकि नोटिस लिए जाते हैं। नोटिस तो उन्हें इस चीज़ का नोटिस नहीं, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ जो उन्होंने टाइगर फोर्स बनाई थी, जिसका काम था प्राइस कंट्रोल करवाना। वो क्या हुआ? एक्शन होना चाहिए था, नोटिस नहीं, एक्शन होना चाहिए था। उन सब की पकड़ होनी चाहिए थी कि जिन्होंने ये दावे किए थे एक बड़ी फोर्स के जरिए हम मुल्क भर में फैल जाएंगे और मुल्क भर में जो है वो, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर्स हों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों, वहाँ हर जगह हमारे कारकुन नज़र आएंगे। पता नहीं कितने हजार लोगों पे मुश्तमिल वो फोर्स थी, और वो फोर्स कहीं नज़र नहीं आती है। तो नोटिस तो उसका लेना चाहिए था इमरान खान साहब, महंगाई का नोटिस का लेना। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। आपने शायद सीनियर साफ़ी, आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, आपने ऑब्जर्व की हो, हमारा तजर्बा थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पहली बार हो रहा है कि जैसे गवर्नमेंट गिव अप कर रही है महंगाई के ऊपर। क्योंकि फवाद चौधरी साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी पूरा जो मुल्क है वो सब्सिडीज पे नहीं चल सकता, वी आर डन विद द सब्सिडीज। और अभी असद उमर साहब की स्टेटमेंट आज की न्यूज़पेपर में मेरे सामने, जिसमें उनका कहना है कि जी इख्तियार में जितना था हमने आवाम को रिलीफ दे दिया गया। ऐसा लगता है कि इसके बाद एक बंद गली में पहुंच गई हुकूमत महंगाई को लेकर। आपका इस पे क्या तज्जिया है? देखिए, जब हमारे वजीर, मुशीर, सियासी परिंदे ये जब आवाम से कट जाते हैं ना, तो फिर ये ऐसी बातें करते हैं। उनको तो ये जवाब देना चाहिए कि ये नहीं है कि आपने जो रिलीफ दिया, आपको जो चीज़ रोकनी थी, जो आप चीज़ को करनी थी, वो आपने नहीं की। आपने रिफॉर्म्स नहीं की, आपने गवर्नेंस की मिसालें कायम नहीं की। आप करते ये जिस प्राइस कंट्रोल की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, कमेटियां की, जो फूड कमेटियां हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? तो आप तो दवाओं की कीमतें जो हैं वो 300-400% बढ़ गई हैं। इसका कोई नोटिस लिया, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, एक इंक्वायरी हुई, इसके बाद पता नहीं उस इंक्वायरी का क्या बना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ के लिए वो करना चाहिए। तो कोई जस्टिफिकेशन, देखिए इंटरनेशनल आलमी मंडी में चीज़ें ऊपर गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी से रिलेटेड हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो काम आप कर सकते थे वो काम आपने नहीं किए। जो चीज़ें, जो इक़दामात आपका फ़र्ज़ था वो इक़दामात आपने किए, और इसमें सिर्फ वफाकी नहीं, सूबाई हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, उन्होंने भी कोई प्राइस कंट्रोल के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया। हम बिल्कुल दिखावे की चीज़ें करते हैं कि आप सब्जी मंडी चले जाएं, सब्जी की दुकानों पे चले जाएं, गोश्त की दुकानों पे चले जाएं, दूध और दही की दुकानों पे चले जाएं, आपको एक लिस्ट लगेगी जो उसने लगाई हुई होगी।
लेकिन सवाल नहीं पैदा होता कि उसके मुताबिक चीज़ें दे, और उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट करे तो कोई नोटिस नहीं होता। तो इसलिए हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की फेलियर है। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है जी, अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की कमर में तो वैसे ही दर्द है, वो क्या कमर वो, और बाकी जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो ये तो कह रहे हैं और वजह तौर पे कह रहे हैं कि महंगाई का तूफान है, उसके खिलाफ हम तहरीक चला रहे हैं, ऑल्टरनेट क्या दे रहे हैं। नहीं मजहर साहब, ये जो आपने में दर्द कहा, ये सियासी कमर में दर्द कहा है या फिजिकली जो उनकी कमर में दर्द रहता है उसकी बात किया? नहीं, शहबाज शरीफ साहब के बहुत पुराना वो है, फिजिकली। ठीक है, उनकी भी कमर में दर्द है, मतलब जाहिर है एज फैक्टर है, रीजन है, सब चीजें। लेकिन असल चीज ये कि अपोजिशन को कोई ऑल्टरनेट प्लान देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मजहर साहब, आपने अभी ऑल्टरनेट प्लान की बात की, इन्होंने तो मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम आई, मुंतशिर हुई, उसके बाद फिर एक नई सिरे से इन्होंने स्ट्रगल शुरू की। आपको लगता है कि पीडीएम में अब वो दमखम है कि ये आवाम के जो मसाइल हैं, जिसको वो महंगाई कह रहे हैं कि महंगाई के नाम पे हम ये एहतजाज करेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, आवाम भी निकले सड़कों पे, तो इस जो कह लें एक धूम से आ सकते हैं पीडीएम का जो ये एहतजाज है? बहुत मुश्किल है, चीज़ें होती हैं तब्दील, चीज़ों में शायद कोई उन्होंने सबक सीखा हो जो पीडीएम में पिछले चंद माह से हुआ, लेकिन बग़ैर नहीं लगता। अब पीपल्स पार्टी के बारे में जो मौलाना साहब का या शायद पीएमएलएन के ग्रुप का बहुत सख्त मौक़िफ़ है, वो समझ से बालातर है। पीपल्स पार्टी से बड़ी गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो पीडीएम ने उसको अडॉप्ट किया, पीएमएलएन ने उसे अडॉप्ट किया। अब बल्दियाती इलेक्शन का अगर ये बॉयकॉट करेंगे तो ये मेरा ख्याल है अपोजिशन की सबसे बड़ी गलती होगी, और ख़ास तौर पे पीएमएलएन। और मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन इस बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट कर पाएगी। पहली चीज़, हुकूमत के लिए बल्दियाती इलेक्शन कराना अब कम से कम बहुत मुश्किल है, इसलिए कि महंगाई का जो तूफान है उसमें वो बल्दियाती इलेक्शन कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए वो, और लेकिन अगर वो कराते हैं और पीडीएम उसका बॉयकॉट करती है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो पीटीआई को मिलेगी नहीं। और सिर्फ पीटीआई को ही नहीं, पंजाब में पीएमएलक्यू को भी फ़ायदा होगा, पंजाब में टीएलपी को भी फ़ायदा होगा, पंजाब में जमात इस्लामी को भी फ़ायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून जो है, बल्दियाती इलेक्शन अगर होते हैं तो मुस्लिम लीग नून उससे दूर रह सकती है। इसलिए शायद पीडीएम को अपना ये फैसला जो है, चाहे बतौर एहतजाज वो इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेंगे। अच्छा, बस एक तरफ जो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करते हैं तो उसमें खबरें ऐसी निकलती हैं कि जी अवाम को टैक्स के ऊपर रिलीफ दिया जाएगा और टैक्स छूट दी जाएगी, और दूसरी जानिब जो आईएमएफ की जानिब से खबरें आती हैं, जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें हमारे पास इतलात ये हैं कि आईएमएफ हमें कह रहे हैं कि मज़ीद टैक्सेस लगाएं, और हम शायद इस पर नेगोशिएट करें कि जी हम एकदम से नहीं लगा सकते 300-350 अरब का टैक्स, हम इसको फेजेस में लगाएंगे लेकिन लगा देंगे। और फिर तेल की बढ़ती कीमतें हमारे सामने है, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो रही है और ओवरऑल एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो बेसिकली क्या अभी तक इस 3 साल के अंदर हुकूमत महज एक इबाम में ही रखे हुए अवाम को, और बयान बराए बयानात हैं, ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स कुछ है ही नहीं, या फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे होता है लेकिन गवर्नमेंट कर नहीं पा रही, उसके पास इतने वसाइल वाकई नहीं है? इस पे क्या तज्जिया आपका? देखिए, एक तो होता है कि आप नई नौकरियां नहीं दे पा रहे, वो बात चले आपकी समझ में आती है कि जी सरकारी नौकरियों में गुंजाइश नहीं रही, लेकिन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। उस बेरोजगारी को भी आप नहीं रोक पा रहे। जो बेरोजगारी का तूफान आया हुआ है, जो लोगों को निकाला जा रहा है, फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है, और जाहिर है उसमें जो है वो मजदूर तबका ज़्यादा है जिनको निकाला जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है इसका कोई तदारुक नहीं किया जा रहा। लेकिन कतई कलामी की माजरत, फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं अब बात 1 करोड़ नौकरियों से आगे निकल गई है, वो तो ये कहते हैं। बस वो ये कहते हैं और फिर उसके लिए कोई उनके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है। वो ये नहीं बताते कि कितनी सरकारी नौकरियां दी गई हैं, वो प्राइवेट इदारों पे चले जाते हैं। अब वहां जाके भी आप अंदाजा कर लें कि आप खुद अंदाजा कर लें कि लोग निकाले जा रहे हैं या रखे जा रहे हैं। आप बैंक्स चले जाएं, बैंक्स में मालूम कर लें कि लोग निकाले जा रहे हैं या रखे जा रहे हैं। आप सरकारी स्कूलों में चले जाएं, वहां मालूम कर लें। तो सूरत हाल उससे बड़ी मुख्तलिफ है
जो तस्वीर फवाद चौधरी साहब पेश कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उनकी मजबूरी है, वो हुकूमत के तर्जुमान है, उन्हें वही तस्वीर पेश करनी चाहिए जो हुकूमत तस्वीर चाहती है, लेकिन ये हक़ाइक़ से बहुत मुख्तलिफ है। अब चूँकि वक्त भी कम है, 2 साल है हुकूमत के पास, हमने शुरू में हम चाहते थे कि गवर्नमेंट परफॉर्म करे, और अब हम उन लोगों में भी शामिल हैं जो तनकीद करते हैं और बजा तनकीद करते हैं सारी सूरत हाल सामने रखते हुए। ये 2 साल, इसके अंदर क्या कोई उम्मीद की किरण मज़हर अब्बास साहब बाकी है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे अवाम का ये तासुर बदल जाए उसकी परफॉर्मेंस का जो इस वक्त हमारे सामने है? देखिए बहुत टफ है, क्योंकि जो अगला साल होगा वो आप ये समझ लें कि वो इलेक्शन का साल होगा। उसमें बहुत से इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे जो बज़ाहिर मुझे लगे कि मेरे हक़ में जाते हैं। बहुत सा बजट जो है वो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि उस बजट में टैक्सेस बहुत कम लगाए जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी लोग इतना महंगाई तले दब चुके हैं कि ये कहना आप ऐसा मेजर रिलीफ देंगे कि मैं तो कहूँगा कि इमरान खान हिम्मत करें और 50% जो है दवाओं की कीमतों में कमी का ऐलान करें, लेकिन क्या हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। हमने बहुत कम देखा है कि जो कीमत ऊपर जाती है वो नीचे आती है। तो वो अगर पेट्रोल की प्राइसेस जो है 10 रुपए फी लीटर बढ़ाते हैं, तो जब कम करते हैं तो 50 पैसे जो है फी लीटर कम की जाती है। उसमें गैप बहुत आ जाता है। अब जो उसकी वजह से किरायों में, बसों के किरायों में जो है वो उसमें इजाफा होता है, रक्षा टैक्सी के किराए, ट्रेन के किराए तो मीटर ही खत्म हो गए। तो वो सारी सूरत हाल जो है वो फिर वापस नहीं आती। तो महंगाई का जो तूफान एक मरतबा चल पड़ता है जी, उसको वापस लाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। ऐसे इक़दाम जरूर करेंगे वो जिससे लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन महंगाई इतनी होगी कि मेरा ख्याल है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें जो महंगाई के हवाले से मज़हर अब्बास साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट को अभी बज़ाहिर लगता नहीं है कि आइंदा 2 सालों में जो भी सिचुएशन है कि महंगाई कुछ कम होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और जहाँ पे हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो मुकम्मल तौर पर हमें एक मशअल राह हमारी ज़िंदगी के लिए हैं कि हम अपनी ज़िंदगियाँ कैसे, उनका तयन कैसे करें, उनको गुजारें कैसे। इसमें हमारे जो समाजी रवैये हैं, जो हमारे सोशल बिहेवियर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका ताल्लुक हमारी नफ्सियात से भी है। तो हमने इसका एक लिंक जोड़ने की कोशिश की और इस पर एक छोटा सा सेशन हमने कहा करते हैं। वकार अहमद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ के अंदर। तो वकार भाई से ज़रा इसी हवाले से आज बात करते हैं। तो बड़ा अहम दिन है और ये वो दिन है जो हर मुसलमान के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फ़िरके से है, किसी भी तबका फ़िक्र से है, उसके लिए मोहतरम है। लेकिन इसी दिन के ऊपर हम इन माशरती रवैयों के ऊपर हमें एक सोचने का मौका भी मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप नफ्सियाती लिहाज से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका ताल्लुक जोड़ें तो हम क्या सीखें आज के? मेरा तो ख्याल है कि सोचने का मौका ही मिलता है, मतलब ये सोचने का सबसे बड़ा मौका यही दिन है। अब ये देखिए कि फरमाया कि मुझे तो इसलिए भेजा गया कि मैं नेक खसलतों और मकारिम अखलाक की तकमील करूं। मतलब आप देखें ना, मकसद ही ये था कि मुझे भेजा ही इसलिएगा कि मैं नेक खसलतों और मकारिम अखलाक की तकमील करूं। फिर ये भी फरमाया कि मेरा कुर्ब सबसे ज़्यादा उससे होगा, यानी क़यामत के दिन, जो अखलाक में सबसे अच्छा होगा। और फिर अखलाक के हवाले से पूरा, जब भी आप देखेंगे उसमें असना की जितनी किताबें लिखी गई हैं, सीरतुल नबी पे जितनी किताबें लिखी गई हैं, कोई मजमून किसी को लिखने के लिए देता है कि रसूल पाक के हवाले से कोई मजमून लिखें, तो आप चाहे वो किताब उठा लें, चाहे वो मजमून उठा लें, वो सबसे पहले उस पर असना जितने भी है वो अखलाक से स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर ही जो भी सीरतुल नबी लिखेगा, जो किताब लिखेगा, पहला चैप्टर ही अखलाक असना लिखेगा। तो ये सबसे पहले तो इसकी ये अहमियत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो इस वक्त इस वक्त हम जिस तरीके से इस दिन को मनाते हैं, उससे मुझे थोड़ा सा, मैं तो कम से कम कंफर्टेबल नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जो सबसे पहले, अब मिसाल के तौर पे आप ये देख लीजिए कि अभी हम यहाँ से चले जाते हैं, झूठ को पहचानना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि कोई इंसान झूठ बोला है या नहीं। लेकिन गीबत को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि एब्सेंस ऑफ की 2 बंदे अगर किसी भी बात करें तो पता है, आप जाए ना और पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं वो गीबत कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। हमारी सोसाइटीज़ के अंदर ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं, इसके अंदर आप चले जाएं तो कितना प्रेशर है अदालतों पे सिर्फ इस बात पे कि जो तलाक़ों के हवाले से मामला है, मर्द ने औरत पे, मर्द कह रहा है मैं बच्चों को, जो बच्चे जो हैं वो औरत को नहीं दूंगा, औरत जो है वो कह रही है कि मैं, उसकी भी मसाइल हैं। कहने का मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर है, जबकि बड़े वाज़ेह काम है कि डाइवोर्स अगर अव्वल तो नापसंदीदा है, लेकिन अगर हो तो कितना
मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को से निपटा जाए। तोहफे तायब जो हैं एक दूसरे को दिए जो है वो ना वापस लिए जाएँ, यानी स्पेशली जो खातून को दिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जो इल्म है, बुनियादी तौर पर हम ये कहते हैं कि इल्म जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ से भी आपको निकालता है, आपको मुगालतों से भी निकालता है, आपको खौफों से भी निकालता है। आपका जब मुआशरा सारे का सारा मुगालतों में जकड़ा हुआ है, खौफों में जकड़ा हुआ है, अदम तहफ़्फ़ुज़ में जकड़ा हुआ है, यानी आप अपनी तमाम इस वक्त पता नहीं कोई मिलियंस भी ज़्यादा केसेस हैं जो इल्तवा पड़े हुए हैं कोर्ट्स में। आप ज़रा जाके उन कोर्ट्स उनकी नौयत देखिए, वो ज़्यादातर समाजी मामलात हैं। जो आपको यानी हम अपने बैकग्राउंड के हवाले से देखें, जो देहाती पस मंज़र है बनने के हवाले से हैं, यानी बनने की भी आगे इंचेस के हवाले से, इंचेस के हवाले से हैं। और वो मतलब ये है कि नस्ल दर नस्ल वो चल रहा है और फिर दुश्मनियाँ चल रही हैं। तो ये तमाम वजह क्या है? वो तहफ़्फ़ुज़, अदम तहफ़्फ़ुज़ मतलब उसका शिकार है ना, खौफ का शिकार है, मुगालतों का शिकार है, वो तमाम चीज़ें। और ये बुनियादी तरीन अहकामात है। फिर हम जो सबसे सीरियस तरीन चीज़ की तरफ जाते हैं वो ये आते हैं कि मसलन डोमेस्टिक अब्यूज़ की जब बात होती है, इस पर कौन सी का मतलब हमें क्या सीरतुन नबी अगर हम जितनी पढ़ते हैं या उस पर हंसना पढ़ते हैं, क्या कभी एक वाक़या हमें मिलता है, एक वाक़या के कोई तशद्दुद के हवाले से कि आपने किसी औरत पे या बीवियों पे तशद्दुद के हवाले से कोई एक वाक़या मिलता है? इसमें क्या प्रॉब्लम है कि डोमेस्टिक अब्यूज़ पे अगर कोई लॉज बनते हैं? बच्चों के हुकूक के हवाले से आ जाइए, बच्चों के हुकूक के हवाले से मतलब 21वीं सदी में बैठ के 1400 साल पहले हमें जो अहकामात दिए गए, 21वीं सदी में बैठ के अभी तक हम डिबेट कर रहे हैं, असम्बली में बाकायदा अपोज कर रहे हैं कारपोरेट पनिशमेंट और इस तरह की जितनी मामलात हैं। क्या हमें रसूल पाक की पूरी ज़िंदगी में इमरान भाई एक वाक़या मिलता है कि आपने, मैं तो समझता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत से ये इतना मंसूब करना ही बड़ी गुस्ताखी की बात है कि अगर आप ये कहें कि उन्होंने बच्चे को थप्पड़ मारा, मतलब आपने तो शायद उस बात भी नहीं की। तो ये बच्चों के हवाले से इन चीज़ों पे हम इतनी बात कर चुके हैं ना रुकार भी, तो अब तो मुझे सवाल भी बेमानी देते हैं, यकीन जानिए। ठीक, बहुत से नुकात मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अच्छा इस पे तो हमने पहले भी बात की है, कर चुके हैं। उम्मीद का दामन तो हम नहीं छोड़ सकते। बहरहाल कुरान हमारे पास मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, उनकी पूरी सीरत मौजूद है। कहाँ से आगाज़ किया जा सकता है? अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँ, ओबियसली हर एक इंसान को अपने ऊपर अगर काम करना है तो वो कैसे करे? सब देखने वाले तो इस पर तैयार नहीं होंगे जो आपको देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई तैयार हो गया है इस वक्त तो वो कहाँ से शुरू करे कि वो खुद एक तब्दीली आप अपने मौजूद बने? बिल्कुल ठीक है। ज़हन में एक चीज़ बिल्कुल रास्तिक हो जानी चाहिए, और वो ये होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ फिज़िकल लॉज हैं जिनको तबाही कवानीन कहते हैं, और वो हमें मालूम है कि पानी नीचे की तरफ गिरता है और ये तमाम ग्रेविटी है और ये तमाम तबाही कवानीन है, और हमें मालूम है कि वो अटल हैं, वो कभी किसी के लिए वो नहीं करते, चाहे वो नहीं देखते कि आपका फ़िरका क्या है या आपका क्या कहते हैं आपका मुल्क क्या है, वो नहीं देखते। वो तबाही कवानीन ऐसी हैं, वो जो भी छलांगे लगाएगा बिल्डिंग से उसने टांगे तुड़वानी है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ये जो दूसरे मॉरल और अखलाकी कवानीन है और ये जो जिस तरफ आपने इशारे किए, एग्जैक्टली वो भी इसी तरह है। उसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका किस फ़िरके से या किस मामले से या किससे ताल्लुक है। अगर आप झूठे हैं तो फिर आपका मुआशरा, चाहे आप मुसलमान हैं, उसकी हालत यही होगी आपको डिसोन करे निकाली। अगर आप इल्म दुश्मन हैं तो फिर आप ऐसे ही होगा। अगर आपका उस्ताद जो है वो उस उस्ताद को ये बात समझानी पड़ती है कि भाई दुनिया के जो सबसे बड़े उस्ताद थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, क्या उन्होंने कभी किसी बच्चे पे हाथ उठाया और उसके बावजूद वो मतलब वो सब कुछ सबक देगा, दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद, लेकिन नहीं वो बात। और ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये बहुत बहुत सामने और वाज़े हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो आपने कहा है कि ज़ाती तौर पे हमने कहाँ से करना है अपने आप को, इसके लिए तो बुनियादी तरीन चीज़ है जो मेरी नज़र में वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग की तरवीज है। क्रिटिकल थिंकिंग की तरवीज आपको खौफों से निकाल देती है, आपको मुगालतों से निकाल देती है, आपको तमाम चीज़ों से निकाल देती है। सो बिल्कुल की थिंग है क्रिटिकल थिंकिंग, वही आपको इस्लाम की सही रूह समझने में मदद देगी, वही साइंसी तर्ज़ फ़िक्र समझने में देगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कुछ ऐसे हैं जो अब कुछ मखसूस आमाल की वजह से या अपने हुलिये की वजह से ऐसा लगता है कि वो बेहतरीन पैगंबर हैं इस्लाम के, और फिर उनसे अक्सर औकात ऐसी चीज़ें सरसद होती हैं जो उल्टा इस्लामी तशख़्ख़ुस के नुकसान का बायस बनती हैं। लोग घबराना शुरू हो जाते हैं कि इसका तो हुलिया ज़्यादा ऐसा है, इससे तो दूर रहो। सो ऐसा तासुब नहीं जाना चाहिए। और आज का हमारे टॉपिक का पर्पस भी यही था कि अपने रवैयों पे हमें नज़रसानी करनी है और साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से हमें उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। वक़ार अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अभी मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। आगाज तो बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने। ये है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल, क्योंकि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के सफर का एक कामयाब आगाज हुआ है
वार्म अप मैच में दफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से हराया है। स्पिनर्स की बेहतरीन बॉलिंग की बात की जाए तो 131 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया गया और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी भी की। फखर जमान की 46 रन की जो नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स उन्होंने खेली और इसके साथ बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, वेस्ट इंडीज की जगह भारत लिखा होता तो मुझे अभी ये भी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हमने 7 विकेटों से मैच जीत लिया। चलें क्या पता 12 रबीउल अव्वल है, सुनी जाए हमारी, अल्लाह करे हम जीतें और अच्छे से हम मैच जीते। तो अच्छी खबर है जी, वार्म अप से बड़ा अच्छा आगाज हमने किया और सबसे मुझे जो अच्छी लगी बात वो ये है कि कल जो एक ओपनिंग लाइनअप बना वो अच्छा था। बाबर आजम ने ओपन किया, उनके साथ साथ फिर नीचे आके फखर जमान ने अच्छी इनिंग्स खेली, तो ये एक अच्छा स्टार्ट है। और कल हमने थोड़ा सा हफीज को भी डिस्कस किया तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन अभी बिगिनिंग है। और आपको पता है कि कल बाबर आजम की इनिंग्स देखने महेंद्र सिंह धोनी भी वहां पे बैठे हुए थे और उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। मेरे ख्याल से सबके माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज है कि बाबर आजम या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो इतने हम जेम्स लेके गए हैं वो किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये कॉन्शियसनेस के एक साइन है कि लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम उनको टफ टाइम देने वाली है, तो इंशाल्लाह देखिए। तो खैर जनाब, इसके साथ साथ हम आपको कंपनी कर रहे हैं और जोश जगा दे। शाम आप हमें 5 से 7 बजे रोजाना आप ज्वाइन करते हैं तो इन डिटेल्स तो हम वहाँ पे बात करेंगे और आज कुछ डिफरेंट मौजूद भी लेकर आएंगे एंड सेगमेंट्स एज वेल। सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून जोश जगा 5 बजे। इससे पहले कि हम एक्सप्रेसो खत्म करें, मारूफ अदाकार सलीम नासिर साहब को हमने याद करना है। क्या कमाल आर्टिस्ट थे, उनके इंतकाल को आज 32 बरस बीत गए हैं। उनके कई ड्रामे ऐसे जो लाजवाल हैं। अलबाद इंतकाल के 1 साल बाद सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी उनको नवाजा गया। सो इसी नोट के ऊपर जी हम सलीम नासिर साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं। प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।